हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। यहाँ पर हम आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की डेट है 25 मई 2022 एंड चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए भारती फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजीपेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। डिस्कशन का रूल ये है कि आपको हर एक आर्टिकल से पहले एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिवली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आर्टिकल सुन लेना, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले आर्टिकल का सबसे पहला सवाल है, अभी रिसेंटली ही दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर किसकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो आपके लिए ऑप्शन है ए सीताराम येचुरी, बी मनोज सोनी, सी विकास कुमार एंड डी विनय कुमार सक्सेना। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के बारे में है। रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर विनय कुमार सक्सेना जी की अपॉइंटमेंट की है, जिस वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। देखिए, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 239 है, इसमें ये बोला जाता है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली के लिए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये कौन होता है, हमारे यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 1991 में हमने 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिसके तहत हमारे दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा हमने दिया था, राइट। तो इसी एक्ट के तहत आर्टिकल 239 ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो यहाँ पर ज़रा फोकस करना, 239 के बाद आपको डबल ए देखने को मिलता है। तो जब भी आपको किसी आर्टिकल के बाद इस तरीके से कैपिटल लेटर देखने को मिलता है, जैसे ए बी सी डी कुछ भी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये जो आर्टिकल 239 ए है, इसके तहत हमारे नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के लिए एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी क्रिएट किए गए। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी के साथ साथ स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई थी, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर मिलकर काम करेंगे। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसका काम क्या होगा, उसका काम सिंपली जिस तरीके से दूसरे स्टेट में इलेक्टेड गवर्नर का काम होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है, उसी तरीके का होगा कि स्टेट या फिर कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स आते हैं उसके रिस्पेक्ट में दिल्ली के लिए लॉज बनाना। तो ये हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पुलिस ऑर्डर, पुलिस या फिर लैंड मैटर्स के ऊपर लॉज नहीं बना सकती। ये सारे मैटर्स हमारे सेंटर के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अभी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर उसे कोई भी काम करना है, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करना पड़ता है। मतलब उसको पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि इलेक्टेड मिनिस्टर की काउंसिल है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, मतलब उसके विल के अकॉर्डिंग, तो वो उनको भी यूज़ कर सकता है
जब भी वो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेगा उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लीजिएगा ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड हमारे जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स है उनके बीच में किसी मैटर के ऊपर इशू हो गया, इसी इशू के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ऐसे समय में एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर उस इशू को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन आएगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। और मान लीजिएगा अगर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अपना डिसीजन पेंडिंग रख दिया तो क्या होगा, तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लगता है कि वो इशू अर्जेंट है और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेनी चाहिए, तो ऐसे समय में हमारा एलजी वहाँ पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकता है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सो इतनी पावर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, जब हमने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया था, कब बनाया था, 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो वहाँ पर ये बोला गया था कि आर्टिकल 239 AA के तहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। तो उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस इसी आर्टिकल में हमने पुटअप किए थे। बट मान लीजिएगा कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, तो ऐसे समय में क्या होगा, तो ऐसे समय में हमारे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर चली जाती है, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है तो आर्टिकल 239 AB का इस्तेमाल करके हमारे प्रेसिडेंट आर्टिकल 239 AA के किसी भी प्रोविजन को या ऑपरेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। और इसके लिए प्रेसिडेंट को एलजी से रिपोर्ट भी मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता। तो प्रेसिडेंट की ये अपनी विल होती है कि अगर उनको लगता है कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो वो इस आर्टिकल के कुछ प्रोविजंस को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स। अभी हम दूसरे आर्टिकल का दूसरा सवाल देख लेते हैं। आपको पता होगा हाइड्रोजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से हाइड्रोजन का टाइप वाटर को रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोड्यूस किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेंस सोलार विंड एनर्जी को यूज़ करके वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और फिर उससे ये हाइड्रोजन बनाया जाता है। तो इसी की वजह से इसके लोअर कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं। तो कौन सा टाइप है, आपके लिए ऑप्शन है ए ब्राउन हाइड्रोजन, बी ग्रीन हाइड्रोजन, सी ग्रे हाइड्रोजन, डी ब्लू हाइड्रोजन। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। सो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो दावोस में पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है। मतलब दूसरे किसी भी कंट्री के कंपेयर में हमारा इंडिया जो है ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बहुत ही फास्टली मूव कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के हमें एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर है और इसको हम एज अ क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू बनाते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइप बनता है। अब हाइड्रोजन के टाइप्स क्या क्या है, सबसे पहला टाइप है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसको रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलार विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उसके बाद इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके या इलेक्ट्रिक करंट को पास करके वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करना, डिवाइड करना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, H2O, राइट। सो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन बनाया जाता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है और उसके कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं होते, तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जैसे वाटर एंड वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से जब भी हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके बाद होता है ब्राउन हाइड्रोजन। अब ब्राउन हाइड्रोजन को कोल की मदद से बनाया जाता है। सो कोल, आपको पता है जब भी हम कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस निकलते हैं, तो ये जो इमिशंस होते हैं वो डायरेक्टली एयर में रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं होता। इसके बाद आता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनाया जाता है
और यहाँ पर भी जो इमिशंस होते हैं वो एयर में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ब्राउन हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन इन्वायरमेंट के लिए इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता। अब इसके बाद एक और टाइप का हाइड्रोजन होता है जो होता है ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन को भी नेचुरल गैस से ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इमिशंस होते हैं वो कार्बन कैप्चर या स्टोरेज की मदद से कैप्चर किए जाते हैं, हवा में इन्वायरमेंट में नहीं छोड़े जाते। सो ब्लू हाइड्रोजन भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो सकता है, ठीक है। सो अभी हम हाइड्रोजन के यूजेस देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, वो एनर्जी का सोर्स नहीं है। सो एनर्जी कैरियर होने की वजह से वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिलीवर भी कर सकता है एंड स्टोर भी कर सकता है। इसको हम फ्यूल सेल्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड हीट को जनरेट किया जा सके। एंड जैसे कि हाइड्रोजन की इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड प्लस इसके जो इमिशंस निकलते हैं वो ज़ीरो या फिर नियर ज़ीरो होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं। तो हाइड्रोजन एंड जो फ्यूल सेल्स है उनको हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी हम बहुत सारे एप्लीकेशन में कर सकते हैं, एज अ क्लीन फ्यूल की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के यूजेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अभी हम तीसरे आर्टिकल का तीसरा सवाल देख लेते हैं। सो अभी रिसेंटली सेंटर के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, फॉर्म किया है। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए आर्टिकल 260, बी आर्टिकल 263, सी आर्टिकल 280 एंड डी आर्टिकल 320। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है इंटर स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेंटर के द्वारा अभी इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, इसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल को किसके द्वारा हेड किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा यहाँ पर 6 यूनियन मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे 28 स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर है वो भी इसका पार्ट होते हैं, प्लस ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर है उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, एंड ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, कौन कौन से ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एंड कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, वो आपको मुझे बताना है। देखते कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इंटरस्टेट काउंसिल में कौन कौन होता है समझ में आ गया। प्राइम मिनिस्टर, 6 यूनियन मिनिस्टर, हमारे 28 स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेचर है वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर, एंड ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टेट काउंसिल में 10 यूनियन मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट इन्विटीज होते हैं, जिनको हमेशा ही बुलाया जाता है। सो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरस्टेट काउंसिल को तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया ही है, प्लस इस काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, एंड यूनियन होम मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बना दिया है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले इंटरस्टेट काउंसिल का हेड या फिर चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं इस इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ इंटरस्टेट काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट को अगर लगे तो वो इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कब लग सकता है, मान लीजिएगा प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम लगा कि ये जो काउंसिल है उसको क्रिएट करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक के हित में है, तो वो इस तरीके के इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरीके की इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, ये सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली जो इंटर स्टेट काउंसिल है कब गठित की गई थी, 1990 में, कौन से ऑर्डिनेंस के तहत, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत, किसके रिकमेंडेशन पर, सरकारिया कमीशन की, और इसको कौन से मिनिस्ट्री के अंडर रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखनी है। सो ये बोला गया था कि ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो साल में 3 बारी मिलेगी, थ्राइस अ ईयर, 3 बारी मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई पता है कि 2016 तक अगर देखें तो 1990 से लेकर 2016 का जो 26 ईयर्स का पीरियड है, यहाँ पर ये इंटरस्टेट काउंसिल सिर्फ 11 बारी मिली। होना ये चाहिए था ना कि हर साल 3 बारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 26 सालों में वो सिर्फ 11 बारी मिली।
तो वो कैसे काम करेगी, कैसे प्रॉपरली मैनेज करेगी, राइट। और उसकी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी अभी लास्ट जुलाई 2016 में हुई थी, वो तो 10 साल के गैप के बाद हुई थी। तो अगर इतना गैप रखा जाएगा तो क्या वो इंटरस्टेट काउंसिल अच्छी तरीके से मिल के डिसीजन ले पाएगी, राइट। जिस पर्पज़ से हमने उसको बनाया है क्या उसको वो सर्व कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ पर बोला गया था कि उसको साल में 3 बार ही मिलना है तो साल में 3 बार ही मिलना था, इतना गैप नहीं लगाना था, राइट। तो इसी वजह से इसको अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अभी हम ये देख लेते हैं कि इस इंटरस्टेट काउंसिल का कंपोजिशन कैसा होता है और कौन कौन इसमें होता है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इसके बाद यूनियन में कैबिनेट रैंक के जो यूनियन मिनिस्टर्स है वो इसका पार्ट होते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए गए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं। ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। एंड प्रेसिडेंट रूल के अंडर जो गवर्नर्स आते हैं वो भी यहाँ पर इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टेट काउंसिल का कंपोजिशन आपको पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। अभी हम ये देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, किस पर्पज़ से हमने इसको गठित किया था। तो इंटर स्टेट काउंसिल जैसे कि इसके नाम में ही है, इसका काम होता है कि यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना एंड इन्वेस्टिगेट करना, ताकि यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में किसी भी तरीके के इश्यूज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट ना हो और यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। तो जो भी दोनों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट वाले इश्यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस करने का काम हमारी ये काउंसिल करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि ये सिर्फ एक रिकमेंडरी बॉडी है, ये रिकमेंड देती है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन मानना है कि नहीं मानना है ये यूनियन एंड स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बेसिकली ये रिकमेंडेशन इसलिए देती है ताकि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर पॉलिसी एंड एक्शन में बेटर कोऑर्डिनेशन लाया जाए, मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि बहुत बारी हम देखते हैं कि किसी भी इशू के ऊपर स्टेट्स एंड यूनियन की नहीं बनती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी की वजह से कोशिश ये की जाती है कि उनकी पॉलिसी एंड एक्शन में बेटर कोऑर्डिनेशन लाया जाए और दोनों मिलकर हार्मनी के साथ काम करें, ठीक है। इसके अलावा ये सजेशंस भी इसीलिए देते हैं ताकि उनके पॉलिसी एंड एक्शन में कोऑर्डिनेशन लाया जाए। तो यही उनका काम होता है कि यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना एंड अच्छा एक रिकमेंडेशन देना ताकि दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। होपफुली आपको सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो विनय कुमार सक्सेना जो है वो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह अपॉइंट हुए, पता होना चाहिए क्योंकि दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोड्यूस किया जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन के कार्बन फुटप्रिंट भी लोअर होते हैं तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, राइट। इसके अलावा हाइड्रोजन के अलग अलग हमने टाइप भी देख लिए, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, एटसेट्रा। उसके यूजेस क्या होते हैं वो भी देख लिए। इसके बाद हमने इंटरस्टेट काउंसिल के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। तो आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल को फॉर्म करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें बोली गई है। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फाइनली हमारे इस वीडियो का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।